Okay, so hello everyone, welcome to the 11th lecture of design of steel structure, and today I am going to start design of riveted joint. So इसके लिए जितना भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसको हमने काफ़ी डिटेल में जो डिस्कस किया है उसका है जो यूज भी हम करेंगे आगे, है ना। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, और यू कैन से स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर, है ना। सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, और यू कैन से मैक्सिमम सेफ लोड ट्रांसफर थ्रू जॉइंट। कोई स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोले या फिर उसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम सेफ लोड ट्रांसफर थ्रू जॉइंट। मतलब किसी भी जॉइंट का जॉइंट है जो आपका प्लेट और रिवेट दो से मिलके बनता है ना। तो जॉइंट का स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ कि हाउ मच लोड यू आर गोइंग टू ट्रांसफर थ्रू दैट पार्टिकुलर जॉइंट। सो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे कैसे। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए आपको टोटल है जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। कितना क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ देखिए, आगे बढ़ने से मैं पहले बोल देता हूँ, पूरे लेक्चर को काफ़ी केयरफुली तरीके से सुनना है ना, तभी है जो न्यूमेरिकल आप इजीली है जो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो सबका यूज तो होगा ही होगा, और दूसरी बात कि आगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना। सो मिनिमम ऑफ shear strength of rivet, shear strength of rivet मैंने जब फेल्योर पढ़ा रहा था, फेल्योर ऑफ जॉइंट, तो उसमें बताया था कि 3 फेल्योर को हमने सेव किया था सफिशिएंट एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके, और जो 3 फेल्योर था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये 3 का ही हम डिजाइन करते हैं। ये बात हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वही 3 क्राइटेरिया को लेकर हमें जो आगे आज प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहला है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इसको डिनोट करेंगे किससे, इसको डिनोट करेंगे पीएस से, इसको डिनोट करेंगे पीएस से। सेकेंड थिंग, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इसको डिनोट करेंगे पीवी से, इसको डिनोट करेंगे पीवी से। एंड थर्ड होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट बोले या मेंबर बोले, है ना, इसको डिनोट करेंगे पीटी से। सो किससे डिनोट करेंगे, पीटी से। सो जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ दीज थ्री, है ना। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यानी सब स्ट्रेंथ का जब जॉइंट निकालना होगा तो उससे पहले हमको क्या निकालना होगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जिसको पीएस से मैंने डिनोट किया, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट दैट इज पीबी, किसे डिनोट किया, पीबी से डिनोट किया, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पीटी। ये तीनों में जो मिनिमम होगा वही क्या होगा, जॉइंट का स्ट्रेंथ होगा। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आपका जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है वो मान लिया कि 50 किलो न्यूटन आ रहा है ना, मतलब रिवेट शेयर में 50 किलो न्यूटन फेल हो रहा है। बेरिंग स्ट्रेंथ आ रहा है सपोज कीजिए 60 किलो न्यूटन,
और टेयरिंग स्ट्रेंथ मान लेते हैं आ रहा है 70 किलो न्यूटन। ठीक है, तो रिवेट का जो ज्वाइंट का स्ट्रेंथ होगा वो कौन है, वो किस क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पे। किस पे डिपेंड करेगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पे। क्यों, क्योंकि जो ज्वाइंट है वो शियर में 50 किलो न्यूटन पे ही फेल हो जा रहा है ना। तो हमें किसको सेव करना है, हमें सेव करना है कमजोर वाले को, जो सबसे वीक पोर्शन है उसी को सेव करना है। हम उसी के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि यदि वीक पोर्शन सेव हो गया है ना, वीक पोर्शन सेव हो गया तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला तो अपने आप है जो सेव हो जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट वाला अपने आप है जो सेव हो जाएगा नहीं। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें जो डिजाइन करना है वो क्या करना है, मिनिमम ऑफ दिस थ्री, मिनिमम ऑफ दिस थ्री, है ना। सपोज कीजिए कि रिवेट है जो शियर में फेल हो रहा है 50 किलो न्यूटन में, और बेरिंग में फेल हो रहा है 60 किलो न्यूटन में, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो प्लेट है वो 70 किलो न्यूटन है ना। अगर सपोज कीजिए आप 60 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रिवेट में फेल हो जाएगा। ये रिवेट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो 50 किलो न्यूटन में ही फेल हो जा रहा है, तो 60 किलो न्यूटन तो ले ही नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे मिनिमम वाला को क्या करते हैं, क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, है ना। चलिए अब आगे है जो इसको प्रोसीड करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे है जो प्रोसीड करते हैं। सो वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जिसको मैंने डिनोट किया है किसे, पीएस से। ये नोटेशन है जो आपको याद रखना है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का मतलब क्या हुआ, मतलब मैक्सिमम लोड शेयरिंग में कितना है जो रिवेट रेजिस्ट करेगा, मैक्सिमम लोड शेयरिंग में कितना है जो रिवेट रेजिस्ट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, है ना। इसको डिनोट करेंगे पीएस से। सो जो आपका पीएस होगा वो क्या होता है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इन शेयरिंग, है ना। तो बेसिक तो क्या होता है, सेम ही होता है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सिग्मा स्ट्रेस इजकल टू लोड अपॉन में एरिया, यही पढ़ा है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बेसिक को यूज करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक का है जो यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक है जो आपका कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन में एरिया, है ना। यही जो लोड है जिसको क्या बोल रहे हैं आप, स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया कर देंगे, या फिर एरिया इंटू स्ट्रेस कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, जिसको आप बोल रहे हैं क्या, स्ट्रेंथ। तो अगर शियर के केस में देखा जाए मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो क्या होगा, पीएस इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट इनटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट, है ना, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट क्या होता है, यही रिवेट है। और मैं बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट जब निकालते हैं, इसका मतलब रिवेट को ड्रिवन करने के बाद है जो डायमीटर होता है, मतलब ग्रॉस डायमीटर लेंगे। कौन सा लेंगे, ग्रॉस डाया लेंगे, नॉमिनल डाया नहीं लेंगे। कौन सा डाया लेंगे, ग्रॉस डायमीटर लेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, होल है जो कंप्लीटली फिल हो जाता है, जो भी आपका क्लियरेंस है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो उस केस में आपका एरिया कितना आता था, 5/4 इंटू ग्रॉस डाया का होल स्क्वायर, 5/4 इंटू डी स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिवेट कितना हो जाएगा, 5/4 एकदम सिंपल लेके चीजों को समझना है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है इसको। 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट। परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द रिवेट को डिनोट करेंगे टाउ VF, टाउ VF से डिनोट करते हैं, है ना। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फील्ड रिवेट है या शॉप रिवेट है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है ना। दोनों का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। एक क्वेश्चन में देखेंगे कि वहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्योंकि टाउ VF का वैल्यू आपका 100 भी होता है और 90 भी होता है ना। अगर फील्ड रिवेट होगा तो 90 लेंगे, 90 मेगापास्कल। अगर आपका
शॉप रिवेट होगा तो क्या लेंगे, वर्कशॉप में यदि काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या लेते हैं 100 मेगापास्कल लेते हैं, है ना। एक टेबल है जो मैं इस पे लिखा रखा हूं पहले। तो आगे है जो कंसीडर करते हैं इसको। सो टाउ वी एफ क्या हो गया, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट। सो पीएस बराबर आपका फॉर्मूला आ गया पीएस का फॉर्मूला आ गया आपका 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ। अब देखिए जो हमारा रिवेट है वो सिंगल शियर में भी हो सकता है और डबल शियर में भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवेट इज अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल शियर, रिवेट अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल शियर, है ना। तो सिंगल शियर में आपका क्या हो सकता है, दो के सिंगल शियर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए ये क्या है, सिर्फ सिंगल शियर प्लेन है ना। ये क्या है, लैप का एग्जाम्पल है, लैप ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, लैप ज्वाइंट का एग्जाम्पल है ना। उसी तरह से यदि बट ज्वाइंट होता है तो वहां भी देखिए यहाँ भी क्या है, सिंगल शियर का एग्जाम्पल है ना। ये भी सिंगल शियर है, बट ज्वाइंट, ये क्या है, बट ज्वाइंट सिंगल शियर में। चलिए अब 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात कि यदि शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, है ना, सब क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, चूंकि एक ही रिवेट है ना, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे 5/4 1 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है ना, यही लिखेंगे ना। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, 1 है, नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है, 1 है ना। तो 1 है जो उसी को डिनोट करा, 1 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी, वेरी सिंपल। आगे प्रोसीड करते हैं। अब सपोज कीजिए आप शियर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना चाहते हैं। यदि आप शियर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट है जो निकालना चाहते हैं, तो जब आप शियर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालेंगे तो ज्वाइंट में तो क्या होगा, ये रिवेट एक से ज्यादा भी हो सकता है ना। रिवेट क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि जो भी ज्वाइंट आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें n नंबर ऑफ रिवेट है, कितना है, n नंबर ऑफ रिवेट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, n इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है कि नहीं, यही होगा ना। जहां पे n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट, नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट, है ना। n है, लिख देता हूं यहाँ पे, n जो है आपका वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट पर प्लेट। ऐसा क्यों लिखें, अभी इसको क्लियर कर दूंगा, है ना। अभी इसको जो क्लियर कर देंगे। सपोज कीजिए कि आपका एक प्लेट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि एन में बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों, है ना। तो यहीं पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये क्या है, कोई प्लेट है ना। ये कोई प्लेट है, इसका कवर मान लेते हैं कि ये इसका कवर है, ये है जो इसका कवर है। ये भी एज्यूम करके यहाँ पे चल रहे हैं, मान के चलते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पे 9 है, 9 है ना। अब देखिए इस केस में दिक्कत क्या होता है, आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आप n का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालें तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए,
एन का वैल्यू यहाँ पे 9 होगा, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप एन का वैल्यू क्या ले लें 80 ले लें, अगर 80 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा होता है अभी देख लेते हैं, क्योंकि पहला मिस्टेक आप यही करेंगे डिजाइन में। देखिए आप यहाँ पे क्या है पी फोर्स राइट साइड लग रहा है और पी फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है ना। तो हमें मान के चलते हैं कि चूंकि हम डिजाइन करेंगे तो सिर्फ किसके लिए डिजाइन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करते हैं पी फोर्स के लिए, मतलब 1p के लिए डिजाइन करते हैं, 2p के लिए नहीं डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं 1p के लिए, है ना। तो पी फोर्स को कितना रजिस्ट कर रहा है 9 रिवेट है जो रजिस्ट कर रहा है ना। इस पी फोर्स को कितना रजिस्ट कर रहा है 9 रिवेट रजिस्ट कर रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि जो इस पी लेफ्ट वाला पी के साथ हो रहा होगा वही सेम चीज है जो राइट वाला पी के साथ भी हो रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या लेंगे 9 लेंगे, ना कि 18 लेंगे, 18 नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हम डिजाइन करते हैं पी के लिए, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया हूँ नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट पर प्लेट, नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट पर प्लेट। सो एन का वैल्यू इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ए है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आगे आप गलती कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा बीथ ऑफ प्लेट भी दिया हुआ रहेगा। अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या दिया हुआ रहेगा बीथ ऑफ प्लेट है जो आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। मतलब अगर बीथ ऑफ प्लेट बी है तो उसमें नंबर ऑफ रिवेट कितना है एन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बीथ ऑफ प्लेट दे दे, है ना। बीथ ऑफ प्लेट है जो नहीं भी दे सकता है। जब बीथ ऑफ प्लेट नहीं देगा तब आप किसके लिए डिजाइन करेंगे, तब आप किस चीज के लिए डिजाइन करेंगे। उस केस में कहता है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच और गेज लेंथ डिजाइन करेंगे, पर पिच लेंथ और पर गेज लेंथ है जो डिजाइन करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, बीथ तो दिया नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे एक पिच में जितना पिच या गेज आ रहा है, चूंकि हम मिनिमम पिच और मिनिमम गेज को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए मैं पहले ही क्लास में आपको बता चुका हूं कि वैल्यू ऑफ मिनिमम पिच या मिनिमम गेज दोनों क्या होता है बराबर होता है 2.5 इंटू डी, है ना, दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो यदि बीथ ऑफ प्लेट नहीं दिया हो रहेगा तो हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, हम डिजाइन करेंगे पर पिच लेंथ और पर गेज लेंथ के लिए डिजाइन करेंगे, है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जो अभी देख लेते हैं। सो इस केस में आपको, इस केस में यदि हम पीएस लिखना चाहें, पीएस यदि लिखना चाहें, पहले हम इसको समझा देते हैं अच्छे से आपको। सपोज कीजिए कि ये आपका प्लेट है, ये है जो आपका प्लेट है, ये प्लेट है और ये क्या है कवर प्लेट है, ये है जो कवर प्लेट है। नंबर ऑफ रिवेट मान लेते हैं कि आपने प्रोवाइड किया है 4, नंबर ऑफ रिवेट कितना प्रोवाइड किया है 4 मान लेते हैं। एक रो में 1 2 3 4, है ना। फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिमिलर वे में इधर भी होगा, इधर भी है जो मान लेते हैं, इधर भी कितना रिवेट है टोटल 16 रिवेट है, टोटल मान लेते हैं 16 रिवेट है। अब देखिए यहाँ पे आपको बीथ ऑफ प्लेट नहीं दिया है, बीथ ऑफ प्लेट का वैल्यू है जो नहीं दिया हुआ रहेगा, तब आप क्या करेंगे नंबर ऑफ रिवेट कितना लेंगे। क्वेश्चन यही है कि सर नंबर ऑफ रिवेट है जो इस केस में कितना लेंगे, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पर पिच लेंथ और पर गेज लेंथ के लिए डिजाइन करते हैं, और पर पिच या पर गेज क्या होता है, दो रिवेट के बीच का डिस्टेंस होता है ना। सपोज कीजिए कि एक लाइन मैं एक कंसीडर कर रहा हूं, एक लाइन ए है जो कंसीडर कर रहा हूं और दूसरा है जो ए कंसीडर कर रहा हूं, दूसरा है जो ए कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो पर प्लेट की बात करेंगे, इसको यदि हम कट करके बनाया जाए, यही डिस्टेंस को क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं या गेज बोल रहे हैं ना।
पर पिच बोल रहे हैं और गेज बोल रहे हैं, गेज बोल रहे हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर आप तो पिच बोले थे कि लोड के डायरेक्शन में होता है ना, लेकिन जब हम मिनिमम पिच की बात करते हैं या मिनिमम गेज की बात करते हैं तो दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को क्या बोल देते हैं, पर पिच बोल देते हैं या पर गेज बोल देते हैं, है ना। एक कंफ्यूजन आपको आता है, इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर दिया। चलिए अब इसी को मैं कट करके बाहर बना रहा हूँ, इसी को मैं कट करके बाहर बना रहा हूँ, है ना। इसी को पर, चूंकि हम एक प्लेट को कंसिडर करेंगे, किसी एक प्लेट को, चलो प्लेट 1 बोल देते हैं, इसको प्लेट 2 बोल देते हैं, तो किसी एक प्लेट को हम डील कर लेते हैं, है ना। इस प्लेट में से पर पिच जितना रिवेट आ रहा है उसको मैं कट करके बाहर कर देता हूं। देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना है। ये आपका क्या हो गया, इसी को अगर कट करेंगे सेंटर लाइन से तो हाफ रिवेट इधर आएगा और हाफ रिवेट इधर आएगा। ये क्या है आपका, पिच के बराबर है। कितना बराबर है, पिच के बराबर है, पर पिच और पर गेज के बराबर है। पर पिच बोले या फिर पर गेज बोले, पर गेज बोले, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू जो लिखने वाले हैं यहाँ पे, PS इक्वल टू पर पिच जितना नंबर ऑफ वोल्ट या नंबर ऑफ रिवेट आ रहा है उसको मैं एन डैश से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ, एन डैश से डिनोट कर रहा हूँ। तो एन डैश इंटू 5/4 इंटू d² इंटू टाउ VF, है ना। यही फॉर्मूला होगा ना, यही होगा। लेकिन एन डैश क्या है, ध्यान से देखिए, एन डैश क्या है, एन डैश है आपका नंबर ऑफ रिवेट इन पर पिच लेंथ, नंबर ऑफ रिवेट इन पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ। अब एन डैश का वैल्यू यहां पे क्या होगा बताइए, इस केस में हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन डैश, ध्यान से देखना है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन डैश, अगर एन डैश के वैल्यू निकालें तो हाफ रिवेट यहाँ पे है, हाफ रिवेट यहाँ पे है, दोनों मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। हाफ रिवेट यहाँ पे है, हाफ रिवेट यहाँ पे है, तो 2 हो गया, है ना। ये दोनों मिलके 1 यहाँ पे हो गया, ये दूसरा रिवेट हो गया, ये तीसरा रिवेट हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा रिवेट हो गया। नहीं, चूंकि सेंटर लाइन से ले रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ रिवेट पर पिच कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिवेट पर पिच पर प्लेट, पर पिच पर प्लेट, नंबर ऑफ रिवेट इन पर पिच पर लेंथ पर प्लेट। लो ये भी लिख देता हूं पर प्लेट, क्योंकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, पर प्लेट, है ना। तो कितना हो गया एन डैश का वैल्यू, एन डैश का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया। कितना हो गया, एन डैश का वैल्यू 4 हो गया, है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर पर पिच निकालने बोले, चूंकि बीथ ऑफ द प्लेट कभी कभी आपको नहीं देगा, तो आप किसके लिए डिजाइन करेंगे, उस केस में आपको डिजाइन करना पड़ेगा पर पिच लेंथ के लिए या पर गेज लेंथ के लिए, है ना। ये इसका मतलब है एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछता हूं, एक एग्जाम्पल के लिए, चलो ये एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल 1 बोल देते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक प्लेट है, अब प्लेट का एक ही साइड बना रहा हूं मैं, अब दोनों साइड नहीं बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ एक साइड बना रहा हूं, है ना, सिर्फ एक ही साइड बना रहा हूं, आधा ही बनाऊंगा इस बार। मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट है
और यहाँ पे जो बोल्ट का आपका पैटर्न है रिवेट का वो जिगजैग है। शुरू में 1 बोल्ट दिया गया है, फिर 2 बोल्ट दिया गया है, फिर 2 रिवेट दिया गया है, और उसके बाद है जो आपको 3 रिवेट दिया गया है, 1 2 3, है ना। आपको क्या करना है, आपको पर पिच के लिए डिजाइन करना है। किसके लिए डिजाइन करना है, पर पिच के लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे आप, ये जिगजैग पैटर्न है, क्या है, जिगजैग है, तो पर पिच मान लेते हैं 2 रिवेट के सेंटर के बीच का दूरी, एक ए ले लिए, है ना, दूसरा ए ले लिए, दूसरा ए ले लिए। इसको अब कट करके बाहर निकालते हैं। जब इसको अब कट करके बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे होगा कुछ। दूसरी बात, कुछ ऐसा होगा, है ना। बट अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका पर पिच हो गया, ये आपका क्या है, पर पिच है, पर पिच हो गया, है ना। बट यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो रिवेट है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये भी क्या आ रहा है, पर पिच में ही आ रहा है, ये भी किस में आ रहा है, पर पिच में आ रहा है। तो यहाँ का यहाँ वैल्यू इंडेक्स का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी है, पिच को पी से डिनोट करते थे, तो इस केस में भी इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2, और ये दोनों मिलके 1, ये दोनों ए और ए मिलके हाफ हाफ मिलके 1 हो गया, एक रिवेट ए हो गया, एक रिवेट ए हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। चलिए, सो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बात आपको लिखा गया था। इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। चलो इधर लिख देता हूँ, इंडेक्स बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हूँ कि द कंसेप्ट ऑफ पर पिच और पर गेज लेंथ इज यूज्ड कब यूज करते हैं, व्हेन width of the plate is not given, when width of the plate is not given, जब width of the plate नहीं दिया होगा तब है जो यूज करेंगे, किसके लिए डिजाइन करेंगे, पर पिच के लिए या पर गेज के लिए डिजाइन करेंगे। सेकंड इज कनेक्शन इज कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट, अगर कनेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज्यादा यदि रिवेट है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पर पिच या पर गेज के लिए आपको डिजाइन करना होगा। ये इसके पीछे का कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, अभी तक देख रहे थे सिंगल शेयर का केस, अब देखते हैं डबल शेयर का केस, है ना। अभी तक देख रहे थे सिंगल शेयर का केस, अब देखते हैं डबल शेयर का केस। सपोज कीजिए ये किसका एग्जांपल है, लैप का एग्जांपल है, क्योंकि डबल शेयर लैप में भी हो सकता है और बट में भी हो सकता है। तो पहले लैप का देख लेते हैं, है ना, पहले लैप का देख लेते हैं। ये क्या है, रिवेट है, ये आपका रिवेट है, ये क्या है, रिवेट है ना। तो इस केस में मान लेते हैं फोर्स P है, ये कितना होगा, P/2, ये कितना होगा, P/2, है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, एक तो आपका शेयर प्लेन यहाँ पे आ रहा है, दूसरा शेयर प्लेन आपका यहाँ पे आ रहा है ना, एक शेयर प्लेन यहाँ पे आ रहा है, एक शेयर प्लेन यहाँ पे आ रहा है ना। सो अगर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट निकालें, है ना, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट यहाँ पे निकालें इस केस में डबल शेयर के लिए, ये हो गया लैप, एक इसका एग्जांपल है लैप जॉइंट का, और एक इसका एग्जांपल है बट जॉइंट का, ये एग्जांपल है बट जॉइंट का। यहाँ भी देखिए डबल शेयर में है, डबल शेयर में है ना। सो यहाँ पे यदि हम शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालना चाहें, फर्स्ट मान के चलते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट। अगर निकालना चाहें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे PS इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर प्लेन। सबसे पहले क्या लिखते थे, नंबर ऑफ शेयर प्लेन, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहाँ पे कितना है, 2 है ना, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना है, 2 है।
सो 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है। क्लियर है? 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है कि नहीं? चलिए अब देखिए, यदि शियर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ यदि ज्वाइंट की बात करते हैं, तो एक ज्वाइंट में तो क्या होगा, एक से ज्यादा रिवेट भी हो सकता है, एक से ज्यादा रिवेट भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यदि हम पीएस लिखना चाहें, इस केस में यदि पीएस लिखना चाहें तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट इनटू, और सब है जो क्या है, डबल शियर है, तो 2 इंटू, सब क्वेश्चन है इसीलिए काफी केयरफुली सुनना है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी इंटू टाउ भी है ना, इंटू टाउ भी, ठीक है। तो ए तो एन है जो नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट बता रहा है, नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट बता रहा है, और ये 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है नंबर ऑफ शियर प्लेन, 2 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शियर प्लेन, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। चलो इसको मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, है ना, ये जो 2 है बता रहा है नंबर ऑफ शियर प्लेन। काफी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अगर हर मोड पे आपको दिक्कत होगा, है ना, नंबर ऑफ शियर प्लेन, शियर प्लेन जो कि यहाँ पे क्या है, 2 है, इस केस में क्या है, 2 है ना, जनरली 2 ही होता है, क्योंकि ज्यादा होने से क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है, रिवेट है जो बेंड होने लगता है, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शियर प्लेन हो जाएगा तो इस तरह से बेंड होने लग जाता है रिवेट, इसीलिए 2 तक मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट, नंबर ऑफ रिवेट इन ज्वाइंट, इन ज्वाइंट पर प्लेट लिख दें, नहीं तो आप फिर दोनों प्लेट का ले लेंगे, पर प्लेट लिख देते हैं ना, क्या लिखें, पर प्लेट लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से उसी को मैं रिपीट करूंगा, डबल शियर रिवेट क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ डबल शियर, है ना, और इस केस में क्या होगा, बीथ ऑफ द प्लेट है जो दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट केस में बीथ ऑफ द प्लेट है जो दिया हुआ था, यहाँ पे क्या था, बीथ ऑफ द प्लेट है जो दिया हुआ था, है ना, यहाँ पे क्या होगा, बीथ ऑफ द प्लेट नहीं दिया होगा, तब क्या करेंगे, तब आप किसके लिए डिजाइन करेंगे, आप डिजाइन करेंगे, आप डिजाइन करने के लिए पर पिच लेंथ और पर गेज लेंथ के लिए डिजाइन करेंगे। तो इस केस में अगर पीएस लिखना चाहें तो क्या होगा बताइए, इस केस में क्या लेंगे, एन डैश लेंगे, एन डैश इंटू 2 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है ना, याद नहीं करना है कुछ भी, जस्ट एक बार सिर्फ समझ के पढ़ना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया वो शियर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन किया, पीएस के बारे में, तो ये क्लियर है। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, जो भी स्टोरी सुनाया आपको, किससे रिलेटेड सुनाया, शियर स्ट्रेंथ से सुनाया। अब है जो बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्योंकि 3 क्राइटेरिया डिस्कस करना है हमको, शियरिंग, बेरिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो सेकंड अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, है ना, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, सॉरी बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। सो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि बेरिंग होता क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए बेरिंग स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करेंगे, पीबी से डिनोट करेंगे, किससे, पीबी से, है ना, नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, पीबी से। तो पीबी बराबर क्या होगा, फिर से बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही होगा, है ना, एरिया इंटू स्ट्रेस है जो क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द रिवेट इंटू परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस, इंटू परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस। अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि सर प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ रिवेट क्या होता है ना, ये क्या होता है, इसी को है जो अच्छे से हमको समझना है, इसी को अच्छे से समझना है। तो काफी केयरफुली आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे जब आप पी फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे जब पी फोर्स आप लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इधर की ओर बेरिंग फोर्स लगेगा और इस प्लेट में क्या लगेगा, इधर से लगेगा, है ना, इस केस में यहाँ से लगेगा, ठीक है। एक मिनट, इस केस में क्या लगेगा, यहाँ से बेरिंग फोर्स है जो लगेगा। अब देखिए हम बेरिंग एरिया निकालेंगे कैसे, बेरिंग एरिया कैसे निकालेंगे, है ना, बेरिंग एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात
इसको अगर प्लेट को हम कट करें, प्लेट को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो कट करने के बाद क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा है जो दिखेगा, है ना। मान लेते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, टी है, थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, टी है ना। और इसका जो होल डायमीटर है कितना है, डी है। ऑब्वियस यार ग्रॉस डायमीटर लेंगे, क्योंकि ये सब सारा स्टोरी क्या है, रिवेट ड्रिवेन होने की बात की हो रहा है ना। तो क्या होल डाया क्या है, डी है ना। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया कहने का मतलब क्या है, एक्चुअल में तो क्या होगा, कर्व होगा। एक्चुअल में तो क्या है, एक कर्व है, लेकिन इसका एक्चुअल में कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, एक्चुअल में कुछ ऐसा है ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, केयरफुली देखना है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन इसका यदि हम प्रोजेक्शन लें, तो प्रोजेक्शन किस पे लेंगे, मैक्सिमम डायमेंशन पे। मैक्सिमम डायमेंशन क्या है आपका, डायमीटर है, डायमीटर है जो मैक्सिमम डायमेंशन है। तो ये सब फोर्स का हम प्रोजेक्शन लेंगे किस पे, डायमीटर पे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना, नहीं इस तरह से कुछ प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, इसको, है ना। ये एरिया क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है। ये जो ग्रीन एरिया मैं हैच कर रहा हूँ, ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये तो एक टाइप का रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक टाइप का रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसका लेंथ क्या है, बी डी है, और विड्थ क्या है, टी है ना। इसको मैं अलग से बना दूं, यहाँ पे अलग से बना देता हूं यहाँ पे, है ना। ये इसका थिकनेस हो जाएगा और ये इसका डी हो जाएगा, यानी यही है जो क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है। क्या बात है, यही क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है ना। चीज है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, है ना, नहीं तो फिर बेयरिंग एरिया आपको लेने नहीं आएगा। तो इसी एरिया को लिखने जा रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा बताइए, बेयरिंग एरिया। अगर लिखें प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगर बेयरिंग एरिया यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा, डी इंटू टी। अरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, डी इंटू टी, मतलब ए बी क्या है, बेयरिंग एरिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आई इंटू टी, डी इंटू टी, है ना। इससे ज्यादा क्लियर कट में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। सो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, डी इंटू टी, डी इंटू टी, है ना, इंटू परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस। परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस को क्या होता था, सिग्मा बी। परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस को किसे लिख रहे हैं, सिग्मा बी से है जो नोट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से ये तो फार्मूला बन गया, लेकिन हम क्या डिस्कस करेंगे, हम वन रिवेट के लिए डिजाइन करेंगे। सबसे पहले वन रिवेट के लिए निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ रिवेट के लिए निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट। अगर वन रिवेट की बात करें, अगर वन रिवेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर वन रिवेट की बात करेंगे, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू वन रिवेट, तो वन इंटू मतलब डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ यदि ज्वाइंट की बात करें, है ना, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ यदि ज्वाइंट की बात करेंगे तो ज्वाइंट में तो एक से ज्यादा रिवेट भी होगा, ज्वाइंट में एक से ज्यादा रिवेट होगा, तो क्या लिखें, एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी, है कि नहीं, एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी। चलिए ठीक है, देखिए ये अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर भी देखो क्लियर है। ये क्या है, रिवेट है, ये क्या है, रिवेट है ना। ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन एरिया है, देखो ये पार्ट क्या है, इसका प्रोजेक्शन एरिया है, कितना, डी इंटू टी, डी इंटू टी, नहीं। चलिए अब देखिए, यदि हम पर पिच निकालें, अगर विड्थ ऑफ द प्लेट सपोज कीजिए नहीं दिया हो रहेगा, तब क्या निकालेंगे, पर पिच निकालेंगे। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ज्वाइंट पर पिच और पर गेज लेंथ, पर पिच लेंथ बोले या पर गेज लेंथ बोले, तो इस केस में पीवी क्या हो जाएगा, इस केस में पीवी क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे, एन डैश लेंगे, नहीं यहाँ पे क्या लेते थे, एन डैश, नंबर ऑफ रिवेट इन पर पिच लेंथ, एन डैश इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा बी इंटू सिग्मा
बी। चलिए क्लियर है, एन इंटू डी इंटू सिग्मा बी। इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। एन इंटू डी इंटू सिग्मा बी। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा तो पेशेंस, आपकी पेशेंस की जरूरत है ना, आप पेशेंस है जो बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो भी हम काम कर रहे थे कहाँ पे कर रहे थे, ये होल के पास कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ, अगर सॉलिड, एक सेक्शन सपोज कीजिए ए ले लेते हैं, इसको 1 1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, 1 1 बोल देते हैं। और ये जो सेक्शन था कहाँ पे कट किए थे, यहाँ पे कट किए थे। और ये कहाँ पे है, 1 1 ए है, ये आपका 1 1 है। और जहाँ पे होल है उसको मैं 2 2 बोल देता हूँ। ये क्या था, ये सेक्शन आपका 2 2 था, है ना। तो ये जो भी हमने काम किया है कहाँ पे किया है, सेक्शन 2 2 पे किया है। लेकिन अगर 1 1 पे निकालें तो क्या होगा, वो आपका प्लेट का स्ट्रेंथ देगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना चाहें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें, इसको बाद में भी देख लेंगे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें तो ये कहाँ से आएगा, ये आपका सेक्शन 1 1 देगा। कौन देगा, सेक्शन 1 1 देगा, है ना। सॉलिड मतलब आपने कोई भी होल नहीं किया है, कोई भी होल है जो नहीं किया है, ठीक है। तब क्या होगा, पी सॉलिड होगा, है ना। और पी सॉलिड क्या होगा बताइए, डी इंटू टी, है ना। अगर सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, एक मिनट, पर पिच पर लेंथ यदि हम निकालना चाहें, इसको मैं रब कर देता हूं, एक मिनट। है ना, क्या हो जाएगा, डी इंटू टी, पर पिच की अगर बात करते हैं तो डी इंटू टी हो जाएगा, है ना। चूंकि अगर एक रिवेट आता है तो डी हो जाएगा इंटू टी इंटू सिग्मा हो जाएगा। एक मिनट, इस चीज को मैं वहीं पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, इस चीज को मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालेंगे ना, तब है जो वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन प्रॉब्लम है थिकनेस निकालने में। ये जो टी है, ये टी है क्या, आखिर ये टी कैसे निकलेगा, टी है जो कैसे निकलेगा, है ना, इसी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। टी है जो आखिर कैसे निकलेगा, इसी को है जो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना। सो जो टी होता है, ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है थिकनेस निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ बेयरिंग एक्शन। बेयरिंग एक्शन टी का वैल्यू क्या होगा, तो टी जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट और मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए कि ये जो थिकनेस है, ये क्या है, कवर है आपका, ये क्या है, कवर है। इसका थिकनेस मान लेते हैं कि 8 mm है, इसका थिकनेस कितना है, 8 mm है ना, इसका थिकनेस 8 mm है और इसका भी थिकनेस कितना है, 8 mm है। ये क्या है, मेन प्लेट है, ये तो आपका कवर प्लेट हो गया। ये क्या है, कवर प्लेट है, और ये क्या है, ये आपका मेन प्लेट है, ये आपका मेन प्लेट है ना, ये आपका मेन प्लेट है। इसका थिकनेस मान लेते हैं, इसका जो थिकनेस है मेन प्लेट का, वो मान लेते हैं 18 mm। कितना मान लेते हैं, 12 mm मान लेते हैं। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ 12 mm। जो इधर वाला प्लेट है, इधर वाला मेन प्लेट है, इसको मान लेते हैं 12 mm और इधर वाला का मान लेते हैं 80 mm। इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा,
इसको मान लेता हूँ 80 mm, 18 mm, ठीक है। ए मेन प्लेट 1 और ए मेन प्लेट 2 है ना। मान लेते हैं कि बीच में क्या है, ये गैप है, इसका थिकनेस अलग अलग है। ज़्यादा वर्स्ट पॉसिबल केस यही हो सकता है ना कि दोनों का थिकनेस अलग अलग हो जाए, वर्स्ट पॉसिबल केस यही हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं कि 80 mm थिकनेस है और इसका मान लेते हैं 12 mm थिकनेस है। अब इस केस में हम थिकनेस ऑफ बेरिंग एक्शन कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस फॉर बेरिंग एक्शन, जो टी का वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, है ना। तो इसको निकाल के देखते हैं। क्या बोलता है, बोलता है मिनिमम ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। एग्रीगेट मीन्स क्या होता है, सम, एग्रीगेट मीन्स सम। तो यहाँ पे 2 कवर प्लेट है, दोनों का थिकनेस कितना है, 8 mm है। तो एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो कवर प्लेट का तो कितना हो गया, 8 + 8 हो गया, 8 + 8 हो गया। और मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना है, 18 की 12, और वैसे यार 12, दोनों मिनिमम क्या 12, तो 12 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ 16, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये तो कितना है, 12 है। तो यहाँ पे इस केस में टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई टी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, दोनों में मिनिमम कितना, 12 mm। अब निकालने आ गया, अब आपको निकालने आ गया टी का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इस तरह से डायग्राम बना के दे देगा और बोलेगा थिकनेस ऑफ बेरिंग एक्शन निकालिए, है ना। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, 12 mm। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए अब देखिए, सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मान लेते हैं कि आपका एक प्लेट है जो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, और इसका थिकनेस मान लेते हैं कि 10 mm है। कितना है, 10 mm है, और इसका थिकनेस मान लेते हैं 12 mm है। इस पे जो कवर प्लेट है, चलो कवर प्लेट को अलग कलर से दिखा देता हूं। ये जो कवर प्लेट है इसका थिकनेस मान लेते हैं 8 mm है, 8 mm है। यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, टी का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए, टी का वैल्यू क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, मिनिमम ऑफ एग्रीगेट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। तो यहाँ पे तो कवर एक ही है, यहाँ पे कवर क्या है, एक ही है, तो एक ही लिख देंगे। और क्या होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना है, यहाँ पे 10 mm है, 10 mm है ना। तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई टी का वैल्यू दोनों मिनिमम क्या है, 8 mm है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो गया, 8 mm हो गया। अब कैलकुलेट करने आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे मिनिमम ही क्यों ले रहे हैं, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, क्योंकि जो वीक पोर्शन है, जो कमजोर है, थिकनेस कम का मतलब क्या है, अगर मटेरियल ही कम यूज किए हैं मतलब वो वीक है, वो कम रेजिस्टिंग फोर्स को कम रेजिस्ट करेगा, है ना। इसीलिए मिनिमम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। हमें किसको सेव करना है, हमें कमजोर को बचाना है, हमें किसको बचाना है, कमजोर को बचाना है, जो वीक पोर्शन है उसको है जो बचाना है। इसीलिए क्या ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टर्म आया है, रिवेट वैल्यू। क्या है, रिवेट वैल्यू। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, शेयरिंग स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया, बेरिंग स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टर्म है जो रिवेट वैल्यू है। अब वो रिवेट वैल्यू क्या है ना। कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इज कॉल्ड रिवेट वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इज कॉल्ड रिवेट वैल्यू, है ना। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ है जो 2 बेसिस पे कंसीडर करेंगे। अगर सिर्फ रिवेट का स्ट्रेंथ निकालना हो, ज्वाइंट का नहीं, सिर्फ यदि रिवेट का स्ट्रेंथ निकालना हो तो शेयरिंग को सबसे पहले शेयरिंग में निकालेंगे स्ट्रेंथ, फिर बेरिंग में निकालेंगे स्ट्रेंथ, और जो दोनों में मिनिमम होगा वही क्या होगा, रिवेट का स्ट्रेंथ होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, शेयरिंग में निकाल लिए मतलब पीएस निकाल लेंगे, फिर पीबी निकाल लेंगे, और जो दोनों में मिनिमम होगा वही क्या होगा, रिवेट वैल्यू होगा, है ना। दोनों में जो मिनिमम होगा पीएस और पीबी में, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होगा, है ना। और स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, अगर एक रिवेट कंसीडर करके मैंने काम किया है, टोटल कैलकुलेशन 1 रिवेट कंसीडर करके कैलकुलेशन किया है,
तो उसी को क्या बोल देंगे, रिवेट वैल्यू बोल देंगे, है ना। सो स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इज कॉल्ड रिवेट वैल्यू। ये डिफिनेशन आपको लिखने के लिए आता है। रिवेट वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इज कॉल्ड रिवेट वैल्यू, है ना। आगे मैं लिख रखा हूं कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट इन शेयरिंग एंड इन बेयरिंग इज कंप्यूटेड। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयरिंग में निकालेंगे, मतलब पीएस निकालेंगे, फिर बेयरिंग में निकालेंगे, पीबी निकालेंगे, एंड द मिनिमम ऑफ 2 गिव्स द रिवेट वैल्यू। मिनिमम ऑफ 2 गिव्स द रिवेट वैल्यू। कहने का मतलब है कि आपका जो आरवी होगा, इसको डिनोट करते हैं आरवी से, जो आरवी होगा, आरवी होगा वो होगा मिनिमम ऑफ shear strength of rivet shear strength of rivet मतलब क्या, पीएस, फिर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इसको कैसे डिनोट किया, पीवी से डिनोट किया, है। तो ये दोनों में जो मिनिमम होगा उसको क्या बोल देंगे, रिवेट वैल्यू बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रिवेट वैल्यू बोल देंगे, है ना। चलिए अब देखिए, ये क्या हो गया, आपका रिवेट वैल्यू हो गया, है ना। अब एक बात बताइए, क्या नंबर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं। टोटल फोर्स मान लेते हैं पी है, टोटल फोर्स मान लेते हैं पी है ना। टोटल फोर्स पी है, टोटल फोर्स क्या है, पी है, और रिवेट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिवेट है जो कितना फोर्स ले रहा है, एक रिवेट है जो कितना फोर्स ले रहा है ना। अगर टोटल रिवेट एन है, सपोज कीजिए टोटल रिवेट यदि एन है, टोटल रिवेट यह सपोज कीजिए एन है ना। यहाँ पे देखिए टोटल रिवेट है जो एन है, और एक रिवेट कितना लोड ले सकता है, आर भी ले सकता है ना। तो एक रिवेट जितना लोड ले सकता है उसमें यदि नंबर ऑफ रिवेट से गुना कर दें तो टोटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। अरे सिंपल कैलकुलेशन यार, टोटल फोर्स से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एक ज्वाइंट में 5 रिवेट है, और एक रिवेट है जो कितना ले रहा है, 10 किलो न्यूटन ले रहा है ना। तो 10 × 5 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन, है ना। टोटल कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन। तो उसी बात को मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि एक रिवेट ले रहा है आरवी, एक रिवेट कितना लोड ले रहा है, आरवी के बराबर। टोटल नंबर ऑफ रिवेट मान ले कि एन है ना। तो एन × आरवी क्या देगा, टोटल है जो अप्लाइड फोर्स दे देगा, मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। वो कितना टोटल फोर्स है जो जॉइंट में लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैं लिख रखा हूं, ये आपको डिजाइन में निकालने के लिए आएगा, है ना, एन का वैल्यू। सो एन बराबर क्या हो गया, टोटल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू, टोटल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बटा रिवेट वैल्यू, है ना। दैट इज एन इक्वल टू टोटल अप्लाइड फोर्स मान लेते हैं कैपिटल पी है, और रिवेट वैल्यू है जो आर वी है। तो आपका फॉर्मूला बन गया एन इक्वल टू पी अपॉन आर वी, एन इक्वल टू पी अपॉन आर वी। नहीं, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, है ना। हमने क्या डिस्कस कर लिया, पीएस डिस्कस कर लिया, पीबी डिस्कस कर लिया, और आरवी डिस्कस कर लिया। अब है थर्ड टर्म है जो आपका क्या है, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, है ना, या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तीसरा टर्म यही था ना, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इट इज डिनोटेड बाय पीटी। किसे डिनोट करेंगे, पीटी से डिनोट करेंगे, है ना। इसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी आता है, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। आप टेयरिंग स्ट्रेंथ है जो कहाँ पे निकालेंगे, टेयरिंग स्ट्रेंथ है जो कहाँ पे निकालेंगे, तो हम कहाँ पे निकालेंगे, क्रिटिकल सेक्शन पे निकालेंगे। अभी क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। कहता है कि इट इज दैट सेक्शन विच प्रोवाइड मिनिमम एरिया टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। इट इज दैट सेक्शन विच प्रोवाइड मिनिमम एरिया टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। कहता है कि वह सेक्शन है जहां पे सबसे मिनिमम एरिया है जो आपको मिलता है, मिनिमम एरिया मिलता है किसको, एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अभी इसको डिस्कस करते हैं, है ना। सपोज कीजिए इसी बात को मैं पहले है जो डिस्कस कर रहा था। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो है जो मैं सेक्शन ले रहा हूँ, एक सेक्शन है जो 1-1 ले रहा हूँ, इसको 1-1 बोल देते हैं, और दूसरा सेक्शन ए है ना,
इसको 2 बोल रहा हूँ। इसी को मैं इस डायग्राम में बना रहा हूँ। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, जहाँ पे होल है, जहाँ पे होल है ना। अब एक बात बताइए कि मिनिमम एरिया कहाँ पे होगा, 1 पे या 2 पे? ऑब्वियस सी बात है यार 2 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से है जो यहाँ पे क्या है होल किया गया हुआ, मतलब यहाँ से मटेरियल को आप काट करके क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। मटेरियल को आप काट करके निकाल लिए हैं, है ना, मटेरियल को काट करके निकाल लिए हैं। तो आपका मिनिमम एरिया कहाँ से मिलने वाला है, 2 से मिलने वाला है। ये चीज क्लियर है? मिनिमम एरिया कहाँ से मिलने वाला है, 2 से मिलने वाला है ना। सो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में क्रिटिकल सेक्शन क्या है, हियर लिख सकते हैं, हियर क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन क्या है बताइए? मतलब यदि फेल होना होगा तो सबसे पहले कहाँ पे फेल होगा, प्लेट 2 पे फेल होगा, क्योंकि यहाँ से मटेरियल है जो काट कर निकाल लिया गया है। क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन क्या है, 2 है ना। चलिए, सो एक बात बताइए, अब हम टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं? टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है जो निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं यार, है ना। पीटी बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे नेट एरिया ऑफ द मेंबर, नेट एरिया ऑफ द मेंबर एट वेयर एट क्रिटिकल सेक्शन इनटू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, इनटू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सो नेट एरिया क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे नेट एरिया अगर सेक्शन 1 पे निकाला जाए तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, क्या लिखना है इसको, ए नेट इंटू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता था, सिग्मा एटी, पढ़े थे सिग्मा एटी। तो पीटी बराबर क्या हो गया, पीटी बराबर फॉर्मूला आ गया ए नेट इंटू सिग्मा एटी, ए नेट इंटू सिग्मा एटी, है ना। और सिग्मा एटी याद है, कुछ याद है? सिग्मा एटी बराबर होता था 0.6 इंटू एफ वाई, कुछ याद है? सबका यूज होने वाला है इसलिए रिवाइज करके रखिए। सिग्मा एटी होता था 0.6 इंटू एफ वाई, है ना, 0.6 इंटू एफ वाई, नहीं। सो ए नेट इंटू कितना, सिग्मा एटी। अब देखिए, यदि बीथ ऑफ द प्लेट है जो दिया हुआ है, बीथ ऑफ द प्लेट यदि दिया हुआ है, बीथ ऑफ द प्लेट है जो सपोज कीजिए दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इस केस में? अगर पीटी निकालें, पीटी निकालें, ये टोटल बीथ ऑफ द प्लेट है जो इसी के बात में वहां पे कर रहा था, बी है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट एरिया बी। हमें कौन सा एरिया लेना है, रजिस्टिंग एरिया लेना है। देखो इसको मैं फिर से यहाँ पे अच्छे से दिखाने का कोशिश करता हूं। इस एरिया को तो आपने काट करके निकाल लिया, होल को क्या किया, काट करके यहाँ से निकाल लिया। अब ये जो पी फोर्स लगा रहे हैं कौन सा एरिया रजिस्ट करेगा, ए वाला, ध्यान से देखो यहीं पे मटेरियल है ना, तो यही रजिस्ट करेगा, ए वाला पार्ट है जो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, नहीं। देखिए चलो मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाता हूँ एक, ध्यान से देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे होल कर दिया, यहाँ पे क्या किया, होल है जो ये होल कर दिया, है ना। कितना क्या वैल्यू है इसका, डी के बराबर है ना। तो यहाँ से तो मटेरियल आप निकाल लिए, अब क्या बचा, अब सिर्फ ए पार्ट बचा, ए पार्ट, ए है जो क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, लोड को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, जो हैस्ट पोर्शन है ना। तो बहुत सिंपल है यार, टोटल कितना था, विथ बी था, और बी में से डी को घटा दो तो ये एरिया निकल जाएगा, हैस्ट एरिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी माइनस डी, अगर एक होल है तो एक होल है तो क्या होगा, डी होगा, है ना। बी माइनस डी इंटू ए नेट, क्या करेंगे, थिकनेस से गुना करें, इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, वेरी सिंपल, बी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी। अगर बीथ ऑफ द प्लेट दिया हुआ है तो, यदि नहीं दिया हुआ रहेगा तो पर पिच लेंथ या पर गेज लेंथ दिया हुआ रहेगा, है ना। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, पर पिच या पर गेज लेंथ दिया रहेगा, तो उसको मैं देखूंगा। अब देखिए, अब देखिए,
तो ए कहाँ से आया था, ए आया था सेक्शन 22 से, है ना। ए कहाँ से लिखा आप इक्वेशन, ए आपने लिखा सेक्शन 22 के हेल्प से, है ना। अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना हो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना हो तो उसको क्या लिखेंगे, पी सॉलिड लिखेंगे, है ना। ये होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। कहता है इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। क्या होता है, मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। कहने का मतलब है कि यदि प्लेट में आप एक भी होल नहीं किए, अगर प्लेट में आप एक भी होल नहीं किए तो कितना लोड है जो ट्रांसफर करेगा, कितना लोड है जो ट्रांसफर करेगा, उसी को क्या बोल देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे बताइए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, ग्रॉस एरिया इनटू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। तो ग्रॉस एरिया को क्या लिख देते हैं, एक ग्रॉस लिख दूं, एक ग्रॉस लिख देता हूं, इनटू क्या, सिग्मा 80, है ना। यहाँ पे यदि ग्रॉस एरिया निकालना हो तो क्या होगा, बी इंटू टी। अगर आपने एक भी होल नहीं किया, अगर आपने एक भी होल नहीं किया तो क्या होगा, ये टी है और ये बी है ना, ये बी है तो ये टोटल एरिया देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक ग्रॉस क्या हो जाएगा, बी इंटू थिकनेस टी और इंटू सिग्मा 80, है कि नहीं, इंटू सिग्मा 80। चलिए, तो ये तो था सॉलिड प्लेट, है ना। अब देखिए यूज कब करते हैं, इसका यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इट इज यूज व्हेन लोड इज नॉट गिवन, व्हेन लोड इज नॉट गिवन देन डिजाइन द ज्वाइंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। फिर से रिपीट करता हूं, व्हेन लोड इज नॉट गिवन देन डिजाइन द ज्वाइंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जनरली क्या होगा, जब आप ज्वाइंट को डिजाइन करेंगे तो लोड देगा कि इतना लोड के लिए आप डिजाइन करिए, पी का वैल्यू देगा, है ना। मान लीजिए 500 किलो न्यूटन या 200 किलो न्यूटन वो देगा, है ना। लेकिन किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि वो लोड देगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे डिजाइन करेंगे, उस केस में आप डिजाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के लिए, है ना। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई होल इसमें क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्या होता है, लोड नहीं ले सकता, है ना। क्योंकि कोई भी प्लेट मैक्सिमम लोड कब लेगा, जब उसमें कोई भी होल आप क्रिएट नहीं किए, जब आप कोई भी उसमें होल है जो क्रिएट नहीं किए हैं, उस समय क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टिंग एरिया है जो मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम लोड है जो कैरी करेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि लोड नहीं दिया हुआ है तो आप किसके लिए डिजाइन करेंगे, आप इसके लिए डिजाइन करेंगे, पी सॉलिड के लिए, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एरिया इंटू सिग्मा 80। ग्रॉस एरिया क्या होगा, बी इंटू टी इंटू सिग्मा 80, है ना। अब देखिए अभी तक तो एक होल था, अब मान लेते हैं कि 2 होल है, मान लेते हैं कि 2 होल है ना। यदि 2 होल होगा, यही केस है, 2 होल का क्या है, यही केस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे यदि हम निकालना चाहें तो इसको मान लेते हैं क्या, 1-1 मान लेते हैं, इसको 1-1 मान लेते हैं, और इसको मैं 2-2 मान लेता हूं। सॉलिड प्लेट को क्या मान लेता हूं, 2-2 मान लेता हूं, है ना। इस 1-1 को है जो यहाँ पे दिखाया गया है, इस 1-1 को यहाँ पे यदि हम दिखाएं तो क्या होगा, 2 होल है ना। बाकी एरिया क्या है, रेजिस्टिंग एरिया है, एरिया क्या है, रेजिस्टिंग एरिया है, यही एरिया लोड को रेजिस्ट करेगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी अगर साइड से कट के देखें, यहाँ पे 1-1 पे ये क्या है, अगर 1-1 पे देखें तो ये एरिया रेजिस्ट करेगा, ये एरिया क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, है ना। तो इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे क्या होगा, 1-1 होगा, यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे क्या है, 1-1 है ना। अब यदि हम पीटी निकालना चाहें, है ना, पीटी निकालना चाहें, मान लेते हैं बीथ ऑफ द प्लेट है जो बी है, बीथ ऑफ द प्लेट क्या है, बी है। तो इस केस में आपका पीटी क्या होगा, पीटी बराबर लिखेंगे ए नेट इंटू सिग्मा 80 इंटू सिग्मा 80, है ना, ए नेट इंटू सिग्मा 80। सो ए नेट क्या हो जाएगा बताइए, अरे बहुत सिंपल है यार, बी में से 2d को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बी में से 2 होल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, b माइनस 2d, यही नेट बीथ रह गया ना,
इंटू क्या करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा, तो रेजिस्टिंग एरिया आ जाएगा। तो ए नेट क्या होगा, बी माइनस 2d इंटू थिकनेस से गुना करना पड़ेगा, ए क्या है, टी है, थिकनेस से गुना कर देंगे इंटू कितना, सिग्मा ए टी। तो 2 होल के लिए हो गया, है ना। सपोज कीजिए इन जनरल यदि n नंबर ऑफ होल है ना, अगर इन जनरल केस यदि देखा जाए, अगर n नंबर ऑफ होल है, अगर n नंबर ऑफ होल है तो पीटी क्या होगा बताइए, b माइनस, है ना, नंबर ऑफ होल इंटू डायमीटर। अरे देखो 2 होल है तो 2d लिखे, 1 होल था तो 1 इंटू डी लिखे थे, यहाँ पे n होल रहा है तो b माइनस एन डी इंटू थिकनेस t इंटू सिग्मा ए टी, है ना, इंटू सिग्मा ए टी। तो जनरल फार्मूला तो आपको यही हो गया, b माइनस एन डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अगर जनरल फार्मूला ये क्या हो गया, नेट एरिया का, ये क्या हो गया, नेट एरिया है ना। चलिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना चाहें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यदि निकालना चाहें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पी सॉलिड सेम रहेगा, है ना, कोई होल नहीं किए, तो बी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी इंटू सिग्मा ए टी, वेरी सिंपल। चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है अभी तो बीथ ऑफ द प्लेट दिया हुआ था, है ना, लेकिन यदि बीथ ऑफ द प्लेट नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे, बीथ ऑफ द प्लेट यदि नहीं दिया हुआ है, कहता है व्हेन बीथ ऑफ द प्लेट इज नॉट गिवन, है ना, व्हेन बीथ ऑफ द प्लेट इज नॉट गिवन, तब टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे बताइए। उस केस में क्या करेंगे, कहता है देन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डिटरमिन्ड फ्रॉम पर पिच और पर गेज लेंथ, पर पिच और पर गेज लेंथ नहीं। सो पीटी बराबर क्या होगा, नेट एरिया ऑफ द मेंबर एट क्रिटिकल सेक्शन इंटू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ, है कि नहीं। तो क्या करें, डायरेक्ट लिख दूं पीटी बराबर, है ना, डायरेक्ट लिख दूं पीटी बराबर क्या हो जाएगा, नेट एरिया एट क्रिटिकल सेक्शन, नेट एरिया एट क्रिटिकल सेक्शन, है ना। देखो चलो इसको मैं समझा देता हूं। सिर्फ एक प्लेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक प्लेट बना रहे हैं। मान लेते हैं, सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं पहले जो दिखाया था, है ना, पहले जो दिखाया था उसी को कंसीडर कर लेते हैं। ए मान लेते हैं कि पिच है, ए क्या है, पिच है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ए क्या है, पिच है ना। तो इसको अगर वापस बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, जैसा बनेगा, सेंटर टू सेंटर, ऐसा होगा। ए क्या है, पी है। अब यहां पे देखिए ए क्या हो गया, पिच हो गया, पिच हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं 2 सेक्शन ले रहा हूं, क्योंकि हमें नेट एरिया निकालना है। एक सेक्शन में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, है ना, चलो इसको मैं 1 1 बोल देता हूं, और एक है जो यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं 2 2 पे, 2 2 पे मैं बोल देता हूं, ठीक है। तो इस केस में अगर पीटी निकालेंगे तो क्या होगा, ए नेट इंटू सिग्मा ए टी। तो ए नेट कैसे निकलेगा बताओ, P माइनस डी बाई टू इधर से माइनस होगा और डी बाई टू इधर से माइनस होगा, तो P माइनस डी हो जाएगा, P माइनस डी हो जाएगा नहीं। अरे देखो इस सेंटर टू सेंटर लेते हैं ना, तो डी बाई टू इधर से माइनस होगा और डी बाई टू इधर से माइनस होगा, तो कितना ये बचेगा, ये कितना बचेगा, ए वाला पार्ट, ये कितना बचेगा, ए बचेगा P मतलब पिच माइनस डी, है ना, इंटू थिकनेस टी इंटू थिकनेस टी। इसका थिकनेस कुछ होगा ना, इसका कुछ थिकनेस होगा ना, इसे, है ना, इसका कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ थिकनेस होगा टी।
तो क्या हो जाएगा P माइनस D इंटू थिकनेस T इंटू सिग्मा AT, ये क्या हो गया PT हो गया, है ना, ये क्या हो गया PT हो गया। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना रहे तो, अगर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालना हो तो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच और पर गेज लेंथ निकालेंगे, पर पिच और पर गेज लेंथ निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, इस बार तो कोई होल नहीं है, कोई होल नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा P इंटू टी, मतलब P सॉलिड यदि निकालना चाहेंगे इस केस में तो क्या हो जाएगा ग्रॉस एरिया इंटू परमिसिबल एक्सल टेंसाइल स्ट्रेस। तो ग्रॉस एरिया तो क्या होता है, एक ग्रॉस लिख रहा हूं इंटू सिग्मा AT लिख रहा हूं इज इक्वल टू, एक ग्रॉस क्या हो जाएगा P इंटू टी, पिच इंटू थिकनेस T, एक ग्रॉस देगा कहाँ पे, A कहाँ पे निकाले, A निकाला मैंने एट सेक्शन, देख लो एट सेक्शन 11, एट सेक्शन 11 बोला तो था। आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आज यदि सही से समझ में आता है तो कल क्वेश्चन करने में मजा आएगा। P इंटू टी इंटू P इंटू टी, है ना, A कहाँ पे है इंटू सिग्मा AT, सिग्मा AT है जो यहाँ पे छूट गया है, सिग्मा AT है जो आपका छूट गया इंटू सिग्मा AT, है ना। A कहाँ पे निकाला एट सेक्शन 22, एट सेक्शन 22, क्योंकि 22 क्या है सॉलिड है ना, यहाँ पे कोई भी होल नहीं किया गया है 22 सेक्शन पे, है ना। 11 पे होल था तो 11 होल का माइनस कर दिया। चलिए अब देखिए हम पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे आज क्लास, वहीं पहुंच गए, है ना। इसी को हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और मैक्सिमम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो क्या लिखें इसको बताइए, अगर इसको हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये क्या होता, क्या आया स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ये क्या आया मिनिमम ऑफ PS PB एंड PT, और तीनों है जो निकाल लिए हैं, यही क्या हो गया स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो गया। तो क्या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, है ना। एक नया टर्म क्या आया एफिशिएंसी, है ना। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, किससे डिनोट करेंगे, ईटा से डिनोट करेंगे। जो ईटा होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहां से आएगा, यहां से, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालना होगा, सॉलिड प्लेट इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा, क्या हो जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा। तो फार्मूला याद रखना है आपको एफिशिएंसी का, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, है ना। अब देखिए जब विड्थ ऑफ बी दिया हुआ रहेगा तब तो आप बी को कंसीडर करके ये सब वैल्यू निकालेंगे, अगर विड्थ दिया हुआ रहेगा तब तो आप कंसीडर करके निकालेंगे, लेकिन यदि विड्थ नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड, दूसरा फॉर्मूला, अगर विड्थ नहीं दिया हुआ है, अगर विड्थ नहीं दिया हुआ तब कैसे निकालेंगे बताइए, तब कैसे निकालेंगे। चलो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ इस बार। तब कैसे निकालेंगे आप, तब आप निकालेंगे, देखिए तब आपको स्ट्रेंथ भी निकालना होगा पर पिच, पर पिच का भी यूज समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ, पर पिच बोले या गेज बोले, है ना, पर पिच लेंथ डिवाइडेड बटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जो कि अभी निकाले थे, सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, ये भी क्या होगा पर पिच लेंथ होगा, पर पिच
लेंथ होगा, है ना, इंटू 100 है ना। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, है ना, क्योंकि इसके ऊपर यदि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट यदि विड्थ को कंसीडर करके निकाले हैं तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी विड्थ को कंसीडर करके निकालना पड़ेगा, है ना। यदि स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच से निकाले हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी क्या होना चाहिए, पर पिच से होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए दोनों ना, है ना। तो ये तो था एफिशिएंसी के बारे में, जो कि हर क्वेश्चन में आपको निकालना होगा। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना होगा, फिर आपको एफिशिएंसी निकालना होगा, है ना। हर क्वेश्चन में आपको करना है ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ पिच। हम पिच को कैसे डिटरमाइन करेंगे, पिच को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन देने जा रहा हूं, है ना। कंडीशन है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ पिच, पिच का वैल्यू जो अननोन यदि रहेगा तो पिच का वैल्यू कैसे निकालेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में विथ भी नहीं देगा, आपको पिच निकालना हो, तब कैसे करेंगे। इस केस में कहता है कि आपका जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होता है, मतलब आपको करना होगा पीटी स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो पीटी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रिवेट वैल्यू होगा, टू रिवेट वैल्यू होगा। और रिवेट वैल्यू क्या होता था बताइए, रिवेट वैल्यू होता था मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी, नहीं, मिनिमम ऑफ पीएस और पीबी होता था रिवेट वैल्यू, आज ही तो पढ़े हैं। सो पीटी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, रिवेट वैल्यू होगा, है ना। हमें पिच निकालना है, हमें पिच निकालना है, तो क्या करेंगे, पीटी निकालें। कैसे निकालें पिच, पीटी कैसे निकालेंगे, ए नेट, देखो पीटी कैसे निकालेंगे, अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट था ना, क्या होता था ए नेट, पीटी क्या होता है, ए नेट इंटू सिग्मा एटी लेस देन इक्वल टू रिवेट वैल्यू आर भी। ए नेट क्या होता था, पर पिच अगर निकालें तो पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी लेस देन इक्वल टू आर भी, लेस देन इक्वल टू आर भी। तो यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या होगा, आपको पी अननोन होगा, सिर्फ अननोन क्या होगा, पी होगा, है ना, सिर्फ अननोन क्या होगा, पी होगा। तो ए इक्वेशन को मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, है ना, ए इक्वेशन को मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, ठीक है, पिच निकालने के लिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिवेट वैल्यू से या तो बराबर होगा या तो कम होगा, या तो बराबर होगा या तो कम होगा, है ना। ज्वाइंट को सेफ रहने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है जो या तो रिवेट वैल्यू से कम होगा या तो उसके ज्यादा उसके इक्वल हो सकता है, ज्यादा उसके इक्वल हो सकता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या होता है, ए नेट इंटू सिग्मा एटी। अब ए नेट क्या होता है, कुछ नहीं बोला है, तो पर पिच लेंथ के लिए निकालेंगे तो पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, है ना, इंटू सिग्मा एटी, ठीक है। अब देखिए, तो क्या एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, अगर इस केस में अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या होता है, अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ, है ना, क्योंकि यहां पर पिच की बात की है, डिवाइडेड बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, ठीक है, बहुत अच्छा, इंटू 100 भी कर देता हूँ, तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच, यहाँ पे देखिए पीटी क्या है, लेस देन इक्वल टू आरबी है, पीटी क्या है, लेस देन इक्वल टू आरबी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है ना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। यानी ये तीनों में सबसे मिनिमम कौन हो गया, स्ट्रेंथ में तो क्या होता है, तीनों में मिनिमम लेते हैं ना। स्ट्रेंथ क्या करते थे, स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते थे मिनिमम ऑफ पीएस पीबी पीटी, पीएस पीबी एंड पीटी, है ना। अब देखिए पीटी है जो क्या है, ए दोनों से भी छोटा है, आर भी क्या होता है, ए दोनों से छोटा होता है, और पीटी क्या है, इससे भी छोटा है। तो तीनों में मिनिमम क्या हो गया, पीटी हो गया, तीनों में मिनिमम क्या हो गया,
तीनों में मिनिमम क्या हो गया, पीटी हो गया ना, तीनों में मिनिमम क्या हो गया, पीटी हो गया। सो ऊपर क्या आएगा, पीटी आएगा, डिवाइडेड बटा सॉलिड प्लेट, डिवाइडेड बटा सॉलिड प्लेट, पी सॉलिड। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, पीटी क्या होता है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, डिवाइडेड बटा सॉलिड प्लेट कितना, सॉलिड प्लेट कितना, कुछ नहीं दिया हुआ तो पिच के लिए निकालेंगे, पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, सिग्मा ए टी कट गया, क्या बचा, पी माइनस डी है ना, पी माइनस डी नहीं, यहाँ पे पिच है, क्या है, पिच है ना। सो पिच माइनस डी, अब देखिए टी से टी भी कट जाएगा, सिग्मा ए टी भी कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, नीचे क्या बचेगा, पी बचेगा, क्या बचेगा, पी बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ऑब्जेक्टिव में है जो पूछता है, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको, है ना। पिच माइनस होल्ड आया डिवाइडेड बटा पिच, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, पिच है ना, ये क्या है, पिच है। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ यदि निकालेंगे तो क्या आ गया, पीटी आ गया, है ना। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मान लेते हैं पीएस है जो 50 है, ए मान लेते हैं कि 60 है ना, और पीटी मान लेते हैं कि 45 है। अब बताओ तीनों में मिनिमम कौन है, तीनों में मिनिमम कौन है, 45 है, क्योंकि पीटी होना चाहिए जो आरबी से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से आरबी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में मिनिमम क्या है, 50 है ना, दोनों में मिनिमम क्या है, 50 है, और पीटी क्या हो गया, 45 हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या लिए, पीटी लिए, है ना। सो पी माइनस डी बटा पी, ये है जो आपको टेस्ट में भी दूंगा, है ना। तो एक सुंदर सा फॉर्मूला आ गया, पी माइनस डी डिवाइडेड बटा पी, है ना, इंटू 100। अगर परसेंटेज में पूछा है तो 100 होगा, अगर परसेंटेज में नहीं पूछा है तो सिर्फ पी माइनस डी बटा पी, है ना। तो ये तो था आज के क्लास के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है लगातार 2 क्लास तक, है ना। इस क्लास को आप एटलीस्ट 2 बार देखिए, है ना, एटलीस्ट 2 बार देखिए, ताकि जितना भी कंसेप्ट आपको बताया गया हो क्लियर हो जाए, है ना, ताकि हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। 5 क्वेश्चन है जो मैं 5 क्वेश्चन है जो मैं टेस्ट में है जो ऐड कर दूंगा VCS में, आपको वहां से जो क्या करना है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए टेस्ट है जो डेली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5-5 क्वेश्चन करके ऑलमोस्ट टोटल सब्जेक्ट में 300 के आसपास क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सो ठीक है, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।